Chakallas, where we dive deep into the most pressing political narratives shaping India today. This is your host Vanda, and in this episode, today we are going to explore a question that has puzzled political analysts for the year. Why does the BJP, a dominant force in Indian politics, struggle to penetrate and perform well in South Indian states? From cultural and linguistic differences to regional party strongholds and policy preferences, there are several factors at its play. Is it the BJP's ideological positioning or a resistance to its brand of politics, or it's simply the strength of regional leaders or parties? So join us as we break down the challenges and analyze the electoral trends and discuss as what would it take for the BJP to enroll in the South. So let's get started. तो अंकित, आज हम बात करेंगे बीजेपी के परफॉर्मेंस की साउथ में। जैसे नॉर्थ में तो हम सब देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, यूपी से हरियाणा, दिल्ली में भी उसने अपना बना लिया बेस। लेकिन अगर हम साउथ की बात करें, तमिलनाडु और केरला मेन दो स्टेट है जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस अभी तक से बहुत है ही नहीं, ना के बराबर है, जीरो, अच्छा है ही नहीं। तो वहां पे ऐसा क्या हो जाता है कि लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं और वोट नहीं देते हैं, और बीजेपी ऐसा आगे क्या करे कि वहां पर भी वो अपना बेस बनाना शुरू कर दे या स्ट्रॉन्ग पार्टी जैसे नॉर्थ की तरह वहां पे इमर्ज होकर आए? तो बंदा जो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ में, या कह ले कि आप किसी भी स्टेट में जहां पे अगर आप एग्जिस्टिंग कंटेंडर नहीं हो पॉलिटिक्स में, तो आपको वहां पे कोई एक लोकल फेस चाहिए होगा, प्लस जो लोकल सेंटिमेंट्स या जो लोकल मुद्दे हैं आपको उससे अलाइन होना पड़ेगा, तभी आप पेनिट्रेट कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली केरला और तमिलनाडु में बीजेपी कभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं रही, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद बीजेपी का, या मतलब पहले जनसंघ का और फिर बाद में जब बीजेपी की स्थापना हुई तो उसके बाद बीजेपी ने भी शायद वहां पे उतना फोकस नहीं किया, या उनका अपना एक रीच आउट नहीं था। और तमिलनाडु में खासकर अगर आप देखें तो वहां पे द्रविडियन पॉलिटिक्स हमेशा मतलब एक मेन वो रहा है सब्जेक्ट। दो पार्टीज हैं वहां पर, डीएमके एआईडीएमके, दोनों ही द्रविडियन पॉलिटिक्स करते हैं, एक बार वो और एक बार ये। और ये द्रविडियन पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुई, ये पहले पेरियार के समय से ये पूरा सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं, तो वही उसको वो लोग लेके चल रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ने भी मतलब जानबूझ के ऐसा पोर्ट्रे किया कि नहीं भाई, नॉर्थ साउथ में डिवाइड रहे, उनका एक ट्रेडिशनल जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही। तो इस तरीके से वहां पे एक सेंटिमेंट को उन्होंने इनकरेज किया कि हाँ भाई ठीक है, नॉर्थ वालों ने हमारे साथ जो है गलत किया है, या नॉर्थ हमसे अलग है, इस तरीके का सारा सेंटिमेंट्स को उन्होंने वहां पे फैलाया, उसको पनपने दिया। वही चीज ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो वहां के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने उसको पिकअप कर लिया, क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी अगर गवर्नेंस दे रहे हैं, अगर उसमें कोई भी गैप होता है या कोई भी लैक्स होते हैं, तो आप ऐसा कोई मुद्दा उठाओगे कि जिससे कि पब्लिक का ध्यान उधर जाए ना। तो जब भी अगर वो अपने आप को वीक पाते हैं जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, तो वो चाहे द्रविडियन पॉलिटिक्स, तमिल वाला या एक रीजनल वाला जो सेंटिमेंट्स है उसको लेके चले आते हैं। जो रीजनल वाले सेंटिमेंट्स हैं जैसे द्रविडियंस हैं, तो वहाँ हिंदू भी होंगे, और कहते हैं कि वहां पर तो 6 करोड़ हिंदू ऑफिशियली, मतलब ऐसा, मतलब आसपास उसके नंबर्स जो है वो 6 करोड़ हिंदू वहां तमिल में है। अब वो ऐसा क्या रीजन है कि वो भी नहीं बीजेपी को पसंद करते हैं? क्योंकि उसका रीजन यही है कि जो बीजेपी का एक ट्रेडिशनल जो उनका एक टैग लगा हुआ है कि ये काउ बेल्ट की पार्टी है, मतलब जो एक हिंदी स्पीकिंग नॉर्थ इंडियंस हैं उनकी पार्टी है। अब वहां पे क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो साउथ और नॉर्थ वाला डिवाइड तो बाय डिफॉल्ट वहां पे उन लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो उनके अंदर ये भी एक भावना आती है कि हम सुपीरियर है नॉर्थ से, वैसा वाला भी उनके अंदर चीजें दोनों तरीके की भावना आती है। एक तो ये सुपीरियरिटी वाली भी आती है कि हाँ भाई हम जो है पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, हमारी इंग्लिश अच्छी है, या हम लोग ज्यादा एक डेवलप्ड माइंडसेट के लोग हैं। फिर साथ में इंफीरियरिटी वाला कॉम्प्लेक्स भी आता है कि भाई हमको जो है जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो प्रोपोगेट करी थी, जो पूरी तरीके से अपने आप में फॉल्स है नैरेटिव, तो उसके बेस पे इंफीरियरिटी वाला भी चीज आता है कि हाँ भाई जो नॉर्थ इंडियन से आर्यन थे उन लोग ने आपको मार के नीचे शिफ्ट कर दिया। तो दोनों ही तरफ से वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। यही वहां का जो पॉलिटिक्स जो है, जो पॉलिटिशियंस हैं, यही उनकी चालाकी है। अब इस वजह से शायद बीजेपी ने भी कभी पहले बहुत एफर्ट्स नहीं मारे, क्योंकि उनको लगता, अगर आप देखें तो मोदी के आने के बाद ही बीजेपी स्ट्रांग हुई है। वरना अगर आप देखें तो गुजरात को छोड़ के बाकी सब जगह बीजेपी, मतलब बीजेपी और कांग्रेस के बीच में चलता था कि कभी एक बार ये, कभी एक बार वो। ऐसा नहीं होता था कि हाँ हर बार कंफर्म इन्हीं का ही पूरा अपर एंड रहेगा। अब क्योंकि इन्होंने नॉर्थ एक तरीके से सिक्योर कर लिया है ऑलमोस्ट,
तो अब इनका फोकस है कि एक्सपेंशन किया जाए। हाँ, तो एक्सपेंशन ही कैसे करेंगे, कितना टाइम लगे? जैसे अभी पता चला है कि तमिलनाडु में, पता क्या चला है अभी 8-10 साल से एक है अन्नामलाई, जो है वो बीजेपी के लिए काफी स्ट्रांग लीडर एज अ फेस जो है तमिलनाडु में उभर कर आए हैं, जिसमें से सोशल मीडिया में बड़े पॉपुलर भी हैं, एक साई दीपक और एक अन्नामलाई, जो उधर साउथ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं एज अ बीजेपी, जो है हिंदुत्व के लिए एक पूरी आइडेंटिटी उनकी ऐसी छवि जो है उभर के आई है। एक्स वगैरह पे भी काफी उनका रहता है, तो लोग अब उससे जो है काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अन्नामलाई को एज अ स्ट्रॉन्ग फेस तमिल पे लेके आप कह सकते हो अभी तक से स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था उनके पास, या कोई भी ऐसा बंदा जो बीजेपी की तरफ से ऐसा लीडर नहीं था जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर सके वहां के लोगों को, ये भी एक रीजन रहा। बिल्कुल, ये रीज़न था, पहले कोई स्ट्रॉन्ग फेस नहीं था, अब अन्नामलई आए हैं, तो ठीक है, उनका रीच आउट बढ़ रहा है, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, बट स्टिल क्योंकि वहाँ पे द्रविडियन सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा जो है मतलब कि अंदर घुस चुके हैं लोगों के माइंडसेट में, स्पेशली जो वहाँ के पॉलिटिकल रिजीम है और जो उनके सपोर्टर्स हैं, तो वो उसी चीज़ पे कैपिटलाइज़ करते हैं। वो ये जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है, इसको वो बनने ही नहीं देते। वैसे बीजेपी के लिए देखा जाए बहुत ईज़ी होता है कि भाई बीजेपी को ऐसा बोला जाता है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। और तमिल में तो पूरा मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मंदिर वहीं पर ही है, टेम्पल्स वहीं हाँ, पर ही है। वो सब उसके वहीं बाद पे भी है। जो है एज अ देखा जाए तो कहते नहीं कि आप हमको हिंदुज्म क्या पढ़ाओगे, साउथ के लोग कहते हैं कि आप हमको क्या पढ़ाओगे, सबसे ज्यादा तो मंदिर जाने वाले हम नहीं, ही तो लोग हैं। यहाँ पे पढ़ाने की बात ही नहीं है भाई। अगर देखा जाए द्रविडियन पॉलिटिक्स अगर वहाँ पे ज्यादा हाईलाइट रहती है, सारे जो वहाँ की रूल्स एंड पॉलिसी है वो अगर उसी के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हिंदू आइडियोलॉजी वो उसको सप्रेस किया जा रहा है। तो बीजेपी के लिए वहां पे हाईलाइट मुद्दे करने के लिए बचता क्या? क्योंकि देखो डेवलपमेंट है साउथ में, हेल्थ केयर भी बहुत अच्छी है वहां पर है, जो चीजें बेसिकली नॉर्थ में आप करते हो कि डेवलपमेंट नहीं है या हेल्थ जो है केयर नहीं अच्छा है, सारा चीजें वहां पर साउथ में काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है। तो वहां पर उनके लिए फिर ऐसा क्या मुद्दा बचता है कि वो किस चीज को जो है लेकर अपोज करें? एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए होता है, तो वो किस चीज को स्ट्रॉन्ग करे? क्योंकि वहां की जो रीजनल पार्टी है वो ऑलरेडी सारे लोगों को दे रही है सब चीजें। नहीं, तो देखिए यही चीज क्लियर करने की जरूरत है कि जैसे जो वहां पे डेवलपमेंट है भी, तो ऐसा नहीं कि वो स्टेट गवर्नमेंट ने ही पूरा डेवलपमेंट करके रखा होगा। ऑब्वियस ही बात है कि उसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत कंट्रीब्यूशन है। हाँ, तो और फंड खासकर रिलीज होते हैं फंड स्टेट के रिलीज लिए, होते तो हैं, वही जो तो। भी जो आपका इंडस्ट्री सेटअप था, जैसे ऑटोमोबाइल का आप कह लिए या जो है जो आपका बाकी आईटी का कह लीजिए, ये सारे इस तरीके के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्पेस का आप ले लीजिए, तो ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट की ही फंडिंग से होते हैं और उसको स्ट्रेटेजिकली वहां पे लोकेट किया गया है, जिससे कि अगर पाकिस्तान या चाइना से कोई अटैक का वो हो खतरा, तो वहां पे इम्पैक्ट लीस्ट हो। तो ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ नहीं प्रोवाइड कर रही है। नहीं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लोगों को, वो तो उसका काम है कि वहां से स्ट्रक्चर, लेकिन फंड तो रिलीज सेंट्रल से हो रहा है, लेकिन वो तो सारे स्टेट्स में होता है ना सेंट्रल से रिलीज, तो कोई स्टेट में करप्शन ज्यादा होता है तो वो डेवलपमेंट ना करके पैसा कहते तो खा सकते हैं या खा लेते हैं, तो यहाँ पर तो वो चीजें नहीं हो रही, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो बाकी उनको अपोज करने के मुद्दे क्या नहीं, बचे तो बीजेपी यही के पास? यही तो उसमें क्लैरिटी देने की जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब बीजेपी को एक वो नैरेटिव बिल्डअप करने की जरूरत है कि आप जो भी डेवलपमेंट देख रहे हो ये सारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो पहले तो ये चीज आपको करनी चाहिए। दूसरा ये कि हिंदूज का जो ठीक है वहां पे जो जैसे एक ट्रेडिशनल हिंदू बिहेवियर रहता है कि जब तक उनके ऊपर कोई आफत नहीं आती पर्सनली, तब तक वो सोचते हैं कि हाँ जो चल रहा है उसको चलने दो। तो यही चीज वहां पे भी है, उनकी मेजोरिटी है नो डाउट कि हिंदूज ही होंगे वहां सबसे ज्यादा तादाद में, लेकिन उनकी ना तो कोई सुनवाई हो रही ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अभी वहां पे कोई ऐसा वायलेंस और इस तरीके की चीजें तो होती नहीं है तमिलनाडु में। तो अब तो वही मेरा कहने का मतलब है, किस चीज पे वो अपोज करे बीजेपी? तो मतलब देखिए आप आप अपोजिशन में हो देखिए, तो किसी ना किसी के मुद्दे को लेकर हाईलाइट करना पड़ेगा, हाँ तभी आप रूलिंग में तो आओगे। आपको कई सारी चीजें पैरेलल करनी पड़ेगी, आप सीक्वेंशियली नहीं जा सकते। जैसे अब आपने अपना एक फेस खड़ा कर दिया अन्नामलाई, ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी आप बढ़ाने के लिए अब आप आरएसएस को लगाइए, खुद बीजेपी की तरफ से बहुत सारी इनिशिएटिव होने चाहिए, प्लस आप जो है लोगों को इनकरेज करिए कि भाई बीजेपी के साथ जुड़े, हिंदू आइडियोलॉजी के साथ जुड़े। हाँ, तो जो आपने ये बात सही कही, जैसे हिंदू आइडियोलॉजी के साथ जुड़े, जैसे अब अन्नामलई है, जैसे आपने कहा कि वहां पर तमिलनाडु में द्रविडियन पॉलिटिक्स चलती है, चाहे डीएमके ले लो चाहे आईडीएमके ले लो, वो ठीक है कि दोनों अलग अलग पार्टीज हैं, लेकिन काम वो जो है कहते भी है आईडीएमके में जब ये जयललिता वगैरह थी तो ये थोड़ा बहुत सनातनी की तरफ इनका झुकाव था, लेकिन फिर भी उनको लगा कि चलेगा यहाँ पे द्रविडियन पॉलिटिक्स, तो करते तो वही है सेम चीज। तो आपको लगता है कि हिंदुओं को भी जो ये गलत नैरेटिव्स वहां पे फैलाया गया है कि ब्राह्मण जो है आप अपोज कर
करते हो, या सुअर को जो जो जनेऊ पहना दिया था और वो अपमान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो जो है एजुकेशन देने के लिए लोगों को जरूरत है, तभी आप वहां पर वोट पा सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई स्ट्रांग मुद्दा तमिलनाडु में है जो है पार्टी अपोज एज अ स्ट्रांग पार्टी अपोजिशन जो है बीजेपी खड़ी हो पाए। देखिए, मैंने वही कहा कि आपको बहुत सारे मोर्चे पे एक साथ काम करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अभी जैसे जो स्टालिन के लड़के हैं उदयनिधि, उन्होंने वो बोला कि हाँ इरेडिकेट कर देना चाहिए पूरा सनातन धर्म को। अब इस पे अगर कोई और पार्टी होती बीजेपी की जगह, अभी पूरे स्टेट में बवाल काट दिया होता पूरा, एकदम सड़क पे आके बिल्कुल कि हाँ भाई इसने ऐसा कैसे बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेजोरिटी के बारे में इस तरीके का स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहा है। ऐसा भी नहीं कि कहीं ओपन में या कोई ऑडियो क्लिप आ गई, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उस तरीके का स्टेटमेंट उसकी देने की हिम्मत कैसे हुई और आज तक वो बचा कैसे। तो उसके अगेंस्ट पूरा स्ट्रीट लेवल का प्रोटेस्ट होना है कि जब तक वो माफी ना मांग ले या जब तक उसको सजा ना मिल जाए तब तक उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए था। हाँ, तो आप देखो कि कैसे इतना कि जैसे ड्रेविडियन पॉलिटिक्स जो चलती है वहां पर, वो बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस है जनता पे। भाई वहीं के लोग हैं वहां पर। अब इन लोगों ने ये कई सदियों से उस चीज का फायदा उठा के वही पॉलिटिक्स करते हुए आए, इसलिए तमिलनाडु में जो है उनकी डीएमके की या एआईडीएमके की सरकार बनती है, करेक्ट। अब वहां पर उन्होंने एक नैरेटिव फैला रखा है वही वाला, दलित और ब्राह्मण वाला, ठीक है। तो लोग को ये बताते हैं, जैसे कि अभी जो है सुअर को आप जनेऊ वाली जो बात मैंने करी थी आप पहनाते हो, तो अन्नामलई ने पद यात्रा पे निकले थे और वहां पर जाके लोगों से पर्सनली पूछा कि भाई आप ये पहना रहे हो, ब्राह्मण को अपमान कर रहे हो, आपका ब्राह्मणों ने क्या किया है? तो आपके जो वामपंथी हैं उनका सिंपल सा आंसर था कि 5,000 साल पहले जो है हमको घोड़ों से बांध के जो है दलितों के साथ बड़े अत्याचार करे थे। तो उसने कहा कि उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। 5,000 साल पहले मतलब कौन सा ब्राह्मण तुमको अब खींच रहा है, कौन सा ब्राह्मण तुम्हारे साथ अब गलतियां कर रहा है या तुम्हें टॉर्चर कर रहा है? उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो वो कहते ना कि शिक्षा देने की जरूरत है लोगों में, जो गलत फहमियां जो अभी तक से नैरेटिव चला था। उसने कहा कि पहली बात तो 5,000 साल पहले कुछ था ही नहीं, ये 500 साल पहले की बात है जो मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने ये सब कुछ किया था। हिंदुओं को भी कास्ट में डिवाइड एंड रूल वाला इनका ही काम था, पहले मुगल्स ने किया उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने किया। और बताया कि लोगों को बताना शुरू करा, उनके डिबेट उनकी स्पीच में सिर्फ यही रहता है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो वहीं का लोकल बंदा है, उसको पता है कि लोगों को कैसे ब्रेन वॉश किया गया है, उसको अब हमें कैसे उस चीज को इन्फ्लुएंस करना है। 18 से लेके 24 साल की उम्र के जो अभी जो फ्यूचर वोटर्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ 90s में इवन क्या हुआ था या 80s में क्या हुआ था। हिस्ट्री से अभी की जनरेशन है, उनको ये दिखना है कि हमारे साथ अभी क्या हो रहा है। तो उनको शायद उसको अन्नामलई को इन्फ्लुएंस करना, जो यंग जनरेशन है, जो हमारे फ्यूचर वोटर्स है, उनके लिए इजी होगा कि भाई देखो अभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारे मंदिरों को जो है, जो टैक्स वाली बात करी, ये वाला चीज मुद्दा उठाया उसने टैक्स फ्री, तो वो बहुत ज्यादा दिन से बोल रहा है, खुद बोल रहा है वो कि हम टैक्स फ्री कराएंगे। प्लस वो ये भी बोल रहा है कि देखो हिंदुओं के साथ कैसे भेदभाव होता है, ये जो तुम्हारे साथ जो ब्राह्मण और जो तुम द्रविडियंस वाली पॉलिटिक्स जो तुम्हारे साथ हो रही है वो सिर्फ फेक है। तो काफी सारा लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर उनकी तरफ आए। मेरा कहने का मतलब है कि शायद वो धीरे धीरे बीजेपी वहां पे ग्राउंड बना रही है, बेस बना रही है। हो सकता हो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में ये अप्रोच सही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि हाँ टाइम लगेगा, धीरे धीरे ये चीज होगी, उभर के आएगी या लाइमलाइट में आएगी या उसका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनेगा, तो आपके पास टाइम कितना है? और यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए बीजेपी का कि हमको सरकार बनानी, ठीक है पॉलिटिकल पार्टी है वो ये चाहेगी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए प्रायोरिटी बीजेपी की सरकार के बजाय हिंदुत्व होना चाहिए, क्योंकि वहां पे हिंदुओं के साथ क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। भाई जो वहां पे जो कन्वर्जन है, आप अगर जाके देखिए तमिलनाडु में या केरला में बहुत ज्यादा है। मतलब आपको बहुत सारे आपको सीधो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस मिल जाएंगे। इस्लाम तो आप जानते हो कि उसको कोई गवर्नमेंट की तरफ से पैट्रोनाइज की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही पूरा अपने आप ही बढ़ जाते हैं, उनको अपने सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो वो सब बढ़ रहे हैं, हिंदू कम होता जा रहा है। और जो हिंदुओं का जो एक राइट्स है वहां पे, जो उनके अधिकार होने चाहिए, जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए,
वो सब नहीं मिल रहा है। ये इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, या उनकी इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है कि लेकिन गवर्नमेंट आप पब्लिक को दिखा पाओ ये लेकिन चीज। यही जो आप कह रहे हो ना, हिंदुत्व पार्टी एज अ जैसे नॉर्थ में तो चल रही, वही तमिल में शायद उनको बैक फायर कर रही है, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं एज अ हिंदू पार्टी। आप सबके लिए बराबर इक्वालिटी वाला वहां पे शायद यही वाला जो नैरेटिव चला रहे हैं ना, तो हिंदुत्व पार्टी, ये शायद तमिल में नहीं चलेगी। तो आप फिर वही बात आती है कि जो एग्जिस्टिंग चीज है, आप वही चीज करके आप उनसे compete तो नहीं कर सकते। जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है, जो वहां का उसको मेन इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा नहीं, उनको। बात ये कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसकी तो वो जो मतलब कि जो मास्टर है या जो प्रोफेशनल है वो तो डीएमके ही है। बीजेपी तो हो नहीं सकती उस चीज में। हम्म। इसका मतलब आपको उसके कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा उससे। तो उससे डिफरेंट क्या हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि आप क्रिश्चियंस या इस्लाम का जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करोगे। नहीं, वो तो नहीं ले अगर बात सकते, डेवलपमेंट की वो आएगी वोट ही तो नहीं देंगे। डेवलपमेंट वाला चीज वहां पे है ऑलरेडी और है। वो चल ही रहा है। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं क्योंकि कमी है कि बीजेपी बहुत ज्यादा अच्छा कर देगी उस चीज में, डेवलपमेंट में, तो उसको मिल जाएगा कुछ। और बाकी जो डेवलपमेंट वाला मुद्दा वो तो मोदी जी करके देख ही चुके हैं। सबका साथ सबका विकास कर रहे थे तो 303 से 240 पे आ गए थे। तो अब यही बात आती है कि आपके पास बहुत टाइम नहीं है कि आप ये सारे एक्सपेरिमेंट करते रहो। वहां पे आपको लिमिटेड टाइम में रिजल्ट्स लेकर आने, और आपके पास हिंदुत्व आइडियोलॉजी को पकड़ के रखने के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि द्रविडियन पॉलिटिक्स में आप कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, वही द्रविडियन पॉलिटिक्स में तो वो कर ही नहीं सकते, और उनको करना भी नहीं है। फिर सेम चीज है भाई, उनको जो बलगलाया गया है, जो फेक चीजें या गलत चीजें जो नैरेटिव फैलाया गया, वही उनको सही करना है कि ऐसा था नहीं जो तुम करते हो, कि ब्राह्मण और हिंदुओं से जो हेट करते हो और जो है ये सारा चीजें डीएमके जो करती रहती है, वही चीज उनको वहां पर धीरे धीरे लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेट कैसे करोगे भाई? कि ये क्या करेंगे? अब जैसे 2021 में इलेक्शन हुआ था, तो मेरे ख्याल से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 2026 में इलेक्शन होना चाहिए वहां पे हम्म। स्टेट असेंबली का। हम्म। अब अभी तक शांत बैठे, कोई एक्टिविटी नहीं इनकी तरफ से ग्राउंड पे, जो हम्म। वहां पे लोकल लेवल पे मेन स्ट्रीम मीडिया में वो सारी चीजें चल रही हो, हाईलाइटेड हो। और जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आने स्टार्ट होने के 6 महीना पहले ये लोग एक्टिव होंगे, फालतू के अपना एक नैरेटिव चलाएंगे, जिसका अगर मान ली कि वो थोड़ा हाईलाइट होगा तो भी उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा उस मुद्दों को कि वो पूरे पब्लिक के इमोशन के साथ जुड़ जाए। ये इनकी एक यही कमी कि जहां पे इनका कोई बेस नहीं, वहां पे ये इंतजार करते हैं कि इलेक्शन आए, उसके 5-6 महीना पहले हम एक्टिव हो, तो उससे इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब झारखंड वाला चीज ऐसे ही एग्जाम्पल की बात है। क्यों? इलेक्शन वहां पे था तो 6 महीना पहले इन्होंने बना दिया कि हाँ वो जमाई टोला वाला मुद्दा कि बांग्लादेशी आके वहां पे ट्राइबल के साथ शादी करके वो ये सब कर रहे हैं। अब वो इलेक्शन खत्म, नहीं जीते तो उसको छोड़ के भाग लिए वहां से, कुछ नहीं हो रहा उस चीज। अब वो मुद्दा आपको कहीं पे सुना ही नहीं देगा। तो जो बीजेपी है उसको तमिलनाडु में पेनिट्रेट करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, ऐसे 4-5 पॉइंट्स कौन से हैं जो अभी तक से वो अनदेखा कर रही है आपकी नजर में, जिसको उसको अब फोकस कर लेना चाहिए कि? जो डेवलपमेंट वाली चीज है उसको इस तरीके से आप प्रमोट करो कि जो वहां का लोकल हिंदू हो उसको वहां का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। आप करो भले जेनरिक तौर पे, लेकिन आप उसको इस तरीके से मतलब कि अपनी बात पहुंचाओ वहां तक लोगों में कि आपको इससे फायदा होगा, जो भी आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, तो उनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम भी ढूंढना होगा, चाहे वो आजकल तो बहुत ही इजी है मीडिया के थ्रू, पर जैसे कि अभी उन्होंने जो उनको गलत फहमी है हिंदी इम्पोज करने वाली, मेरे ख्याल से जैसे जो ये तमिलनाडु या साउथ के लोग हैं, ये अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत जुड़े होते हैं, तो उनको बस एक गलत मैसेज चला गया कि हिंदी जो इम्पोज करेंगे। तो आप उनको बताओ कि भैया जो हिंदी तो एक तो इम्पोज ही नहीं कर रहे हैं, एज अ सेकंड चॉइस दे रहे हैं, 2 लैंग्वेज, आप कोई भी साउथ की 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सबसे गलत चीज तो ये पता नहीं किसने वहां पर फैला दिया कि हिंदी एज अ लैंग्वेज वो इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मान लिया कि हिंदी सीख भी लेंगे, तो इसमें उनका ही फायदा है कि फर्दर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी दूसरे का स्टेट्स में जाके। और ये सारे जो नेता हैं जो इनको बोलते हैं कि आप दूसरी लैंग्वेज सीख लोगे तो आपकी तमिल भाषा को जो है डिक्लाइन कर दिया जाएगा या आपका तमिल कल्चर डिक्लाइन हो जाएगा, तो उनको बोलो कि भैया आपके बच्चे खुद जाके नॉर्थ में बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और दूसरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तब उनका तमिल कल्चर कहाँ जा रहा है जो आपको सीख दे रहे हैं? तो हाँ, तो जो वहां पे हिपोक्रेसी है, जो प्राइवेट द्रविडियन स्कूल में पॉलिटिक्स की, आप दूसरी लैंग्वेज उसको पढ़ाई हाईलाइट जाए, करो। हाँ वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। वहां पर पेनिट्रेट करने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो द्रविडियन पॉलिटिक्स ही है, जो वहां पे बेकार में चल रही है, जो इसका कोई भी यूजफुल या कोई भी उसका जो है प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी नहीं दिख रही है। तो वो सबसे तोड़ना उनको वही चीज है, वहां पर जाके अगर जब तक ये नहीं तोड़ेंगे
बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धीरे-धीरे आप भले जो है हिंदू टेम्पल ये सारा चीज़ें तो पैरेलल भी हो सकती है ना चीज़ें कि आप भाई टैक्स वाला फ्री मंदिर तो चल ही रहा है, कब से चल रहा है, उसपे तो इन्होंने कोई इतना बहुत अच्छा ये तो हो गई तमिल की बात कि कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए और इससे ज़्यादा तो लगता नहीं है कि मुझे कोई और भी वहाँ पर चीज़ें हैं जो बीजेपी कर सकती है। यही कर ले। अगर हम केरला की बात करें, सेम थिंग वहाँ पर भी है। तमिल में तो फिर भी वो जो है थोड़ा बहुत अनामलई के थ्रू अभी राइज़ कर रहे हैं। बट केरला में तो उनकी शुरुआत ही नहीं हुई है अभी तक से। तो वहाँ पर क्या रीज़न है? क्योंकि केरला में तो समझिए क्या कहा जाता है कि पूरे इंडिया पैन इंडिया लेवल में सबसे ज़्यादा आरएसएस की शाखाएँ केरला में हैं। इवन इतनी है कि 4000 5000 से ज़्यादा शाखाएँ हैं वहाँ पर ब्रांचेस उनकी कि उनको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। इवन दो जो है आरएसएस होने के बाद भी बीजेपी 0 पे रहती है। पॉलिटिकली एक यूडीएफ एक एलडीएफ, एक कम्युनिस्ट बेस्ड है हाँ। और एक पूरा पूरा मुस्लिम बेस्ड है। तो मुस्लिम वाले में बीजेपी नहीं पेनिट्रेट कर सकती, वहाँ कोई उसको कोई छोड़ ऑप्शन देते नहीं। हैं। अब जो कम्युनिस्ट वाला है वहां पे कम्युनिस्ट बाय डिफॉल्ट जो एंटी कंट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है उसके अगेंस्ट ही रहते हैं, मतलब हमेशा कंट्री के अगेंस्ट, और जो मेजोरिटी रहेगी उसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब मोटे तौर पे वो हिंदुओं के अगेंस्ट है। तो उनकी सारे जो भी रूल्स है रेगुलेशन है पॉलिसीज वो सारे उसी तरीके से होंगी कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते कि हाँ भाई इनका भी वोट हमको मिले, भले ना मिलता हो लेकिन कोशिश रहेगी। और हिंदुओं का उनको पता है कि भाई तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, जाएंगे कहाँ, तो अगर मुस्लिम वाले को नहीं देंगे तो हमको तो देंगे ही देंगे, और या तो नहीं। तो हिंदू और क्रिश्चियंस का वोट इनको हाँ चला जाता है यूडीएफ को। हाँ। तो अब क्या है कि वहां पे बहुत बड़ा मुद्दा है कि लव जिहाद वाला। अब लव जिहाद वाला जो भी चीज था उससे क्रिश्चियंस और हिंदू दोनों सेम रूप से अफेक्टेड है। तो अब इस चीज को मतलब इनको हाईलाइट करके उसका एक तो पूरा लोगों में अवेयरनेस लानी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे बीच हो में जो काला स्टोरी को हाईलाइट किया था, कहते हैं कि वो इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर से हाँ, तो बनी थी। एक मूवी से काम चल जाएगा नहीं क्या मैं आपका? एक बात बता रही हूँ कि एक मूवी से काम नहीं चल जाएगा, लेकिन वहां पर इससे काफी जो है रेवोल्यूशन आया था कि भाई लोगों में काफी जो है अवेयरनेस आई थी इस मूवी के थ्रू। और क्रिश्चियंस उसी के बाद ही जागे हैं इस मूवी के देखने के बाद। फिर कई सारे केसेस भी आए कि क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो है ये लव जिहाद वाला जो मुस्लिम में कन्वर्जन हो रहा था, तो उससे कुछ बहुत सारे क्रिश्चियंस जो है बीजेपी की तरफ, बीजेपी पार्टी की तरफ जो है उनका झुकाव पड़ा। लेकिन अब वहां पर वही चीज है कि जो ये वहां पे चर्च की भी पॉलिटिक्स बहुत है। केरला में डिफरेंट डिफरेंट चर्च डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू डिवाइड है कि सीरियन क्रिश्चियंस अलग हैं, मलाबार क्रिश्चियंस अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिश्चियंस में भी उनका अलग पॉलिटिक्स चलती है चर्चेस में। तो बीच में तो सेंट्रल ये मोदी जी मिले भी थे कुछ बड़े हाई अथॉरिटीज के क्रिश्चियंस के जो चर्चेस के होते हैं, कि उनसे बातचीत भी करी कि भाई हमारा भी जो यही सेम चीज है, जैसे भाई क्रिश्चियंस जो है मुस्लिम की तरफ ये कन्वर्जन वगैरह जो लव जिहाद है ये चल रहा है। लेकिन बीच में कुछ चर्चेस ने इसमें अड़ंगे डाल दिए कि नहीं, जो है हम इनका ये जो नॉर्थ में क्रिश्चियंस के प्रति जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो अब एग्री नहीं है सब। अगर एक चर्च नहीं एग्री होगी तो दूसरा फिर आपस में जो है कुछ इनका मन मुटाव होगा, तो वो पीछे हो गया मुद्दा कि नहीं अब हमारा बीजेपी की तरफ जो थोड़ा बहुत आए भी थे सीरियन क्रिश्चियंस वो फिर पीछे खींच ले गए, क्योंकि भाई आपस में चर्च में वो लोग आपस में नहीं लड़ सकते, है ना। तो वो उनका जो अब इसमें यहाँ पे बीजेपी जो गवर्नमेंट है इसको क्या करना चाहिए था? तो देखिए पहली बात कि आपको क्रिश्चियन को ये चीज, जितने भी सेक्शन है क्रिश्चियन में, आपको उनको रियलाइज कराना पड़ेगा कि बाय हुक और क्रुक कि भाई देखो जो लव जिहाद है वो इक्वली रूप से आप सबको इम्पैक्ट कर रहा है। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि वो सोचेंगे नेचर चल सीरियन क्रिश्चियन है तो उसको हम नहीं करेंगे और बाकी वालों को कर लेंगे। भाई उनके लिए तो जो भी नॉन मुस्लिम है वो सारे पोटेंशियल टारगेट्स हैं। हाँ, और जो तुमको जो अगर मान ले कि जो कुछ चर्चेस इसका अपोज कर रहे हैं बीजेपी को, हाँ, तो उनको आप उनसे बात करके आप उनको समझाओ, आप उनको समझने की कोशिश करो कि आपस में आप लोग के बीच में एका क्यों नहीं, यूनिटी क्यों नहीं एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ओवरऑल। जैसे मैंने अभी तमिल के बारे में बात करी कि तमिल लोगों को हाई अथॉरिटीज, तो यहाँ पर भी आप कुछ उनको मौका दो, इधर उनको मौका दो, प्लस आप जो हिंदुओं क्रिश्चियंस का इंटीग्रेशन करो। आपके लिए तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप सोचिए कि कोई फैमिली जहाँ पे जिसके यहाँ लड़कियां होंगी यंग एज की, टेंडर एज में, उनको कितना बड़ा रिस्क है। भाई किसी भी फैमिली किसी भी पेरेंट के लिए इससे बड़ा कोई चीज मतलब टेंशन नहीं हो सकती।
तो आप उस चीज को हाईलाइट करके आप ये सोचो कि हाँ भाई इसको हम कैसे निगेट कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और प्लस बहुत सारी चीजें आपके पास है जो आप ऑलरेडी कर सकते हो वहां पे। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई भी केस होता है तो आप उसमें पूरी अपनी एजेंसी, जैसे आप अगर टेररिस्ट अटैक मान लीजिए पूरे पैन इंडिया लेवल पे रोक ले रहे हो, तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क काम कर रहा होगा ना वहां पे भी लोकली। तो आप ऐसे इंसिडेंट के केस में ये तो पता कर ही सकते हो ना कि किस बंदे ने एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट किया है, जो भी कल्प्रिट कौन है, उसको पकड़ के आप उसको पेनलाइज करो। ऐसा भी नहीं कि भाई वो चीफ मिनिस्टर होगा वहां का कि सीधे सीधे आप उसको कर दोगे तो बहुत जो है लोगों में भड़काव हो सकता और है। ये सारी चीजें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी है उनके नॉलेज में चलती हैं, तो आप फिर इन्वॉल्व, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं तभी तो ये सारे लव जिहाद जैसे मैटर्स होते हैं। हाँ, अगर किसी और की हिम्मत आप नहीं है ना कि घुस के पीछे से काम कर ले, तो आप सेंट्रल लेवल पे रूल लेकर आओ, हाँ एक वही। नया लॉ बनाओ कि हाँ भाई इसमें कोई भी पकड़ा जाएगा उसको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दिया जाएगा। हम्म तो ये सारी चीज आप कर सकते हो ना, आपने नहीं किया लेकिन। हम्म प्लस आप अभी तक कोई लोकल फेस नहीं खड़ा कर पाए, कोई इतना टाइम होगा केरला आरएसएस। में तो नहीं है, और ना ही कोई इनका मजबूत अलायंस भी नहीं है, क्योंकि यूडीएफ भी नहीं है, अलायंस वहां पे एलडीएफ भी किससे नहीं करेंगे, है, अलायंस का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। कि उनका मजबूत अलायंस नहीं है। लेकिन आप एक पार्टी जब वीक होती है तो आपका चांसेस बनते हैं ना फिर वहां पे स्ट्रांग होने के। मान ले कि कोई मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम जो अपीसमेंट पार्टी वहां पर है ना, तो वहां पर अब जो है, जो पहले क्रिश्चियंस भी उनको वोट दे रहे थे और थोड़े बहुत हिंदू भी दे रहे थे, तो जो क्रिश्चियंस है अब उनसे वो नाराज है मुस्लिम पार्टी से, तो अब वो दूसरी जो है कम्युनल पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो आप फिर उनको जो है अपनी तरफ अपीस करो और अलायंस बनाने की कोशिश करो ना। दूसरी पार्टी तो वीक होगी ना जब वोटर्स उनके शिफ्ट होंगे, इसी से तो स्ट्रांग बेस बनेगा। हाँ तो देखिए आपको वहां पे ये टारगेट करना है कि जो हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आपके साथ जुड़े। आप सिर्फ आरएसएस के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो वहां पे जाके पब्लिक के जो सेवा वाले काम है वो सब कर सकती है, लेकिन वो कभी भी पॉलिटिकल एजुकेट कर एक्टिविटी में सकती वो है, हाँ, इन्वॉल्व नहीं होते उस लेकिन तरीके से। वहां थोड़ा डिफिकल्ट है ये सारा। हाँ, तो आपको पॉलिटिकली भी वहां पे एक्टिव होना पड़ेगा, अपना एक स्पेस लेकर आना पड़ेगा। सिर्फ एक स्पेस की बात नहीं है, मतलब मल्टीपल आपको लोकल लेवल पे लीडर, वही है कि अलग अलग सेक्शन को एड्रेस करने के लिए, कि औरतों के लिए आप अपना किसी को आइडेंटिफाई करो जो एक वुमेन कम्युनिटी को एड्रेस कर पाए। फिर जो सीनियर्स हैं उनको आप एड्रेस करो, फिर जो आपका यूथ है वहां का आप उसको एड्रेस करो। और वैसे ही आप पॉलिसीज लेकर आओ, उनको जो है आप ऑप्शन दो कि हाँ अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको ये ऑफर देंगे या ये सारी चीजें हम आपको दे सकते हैं जैसे बदले अभी में। आपने यूथ वाला बोला, तो वहां पर कहते हैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यूथ केरला में, सबसे जो है लिटरेसी रेट वहां पर सबसे ज्यादा है। लेकिन वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कम है। हाँ तो तो आप आप, वो सारा स्टैब्लिश करो, क्योंकि लोग इधर उधर भागते ही भागते, ज्यादातर केरला के लोग गल्फ की तरफ अट्रैक्ट हाँ होते हैं। वो जाते हैं, वो जाएं, वो नहीं उसमें वो कोई बुराई जाए, नहीं है। लेकिन अगर खुद के होम स्टेट में अगर मिलेगा तो लोग कम जाएंगे ना, और फिर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो खुश होंगे ना। लोग क्यों भागते हैं इधर उधर? हाँ तो भाई बिहार से लोग क्यों भागते हैं? हाँ तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी और लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। भाई पहले यूपी में भी नहीं थी बहुत सारी चीजें, अब कर रहे हैं ना स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज वगैरह। भाई आईटी कंपनीज भी आ रही हैं, ऑटोमोबाइल्स भी आ रही हैं, काफी आ रही हैं। तो आप वहाँ केरला में जब बल्कि आपको तो लोग वहां पर पढ़े लिखे मिल रहे हैं, तो वहां पर आप जो है आईटी डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज ये सारा चीजें स्टैब्लिश करनी शुरू करो। तो पहली बात वो लोगों में थोड़ा एक भरोसा जीतोगे। दूसरी बात है वहां पे कोस्टल एरिया में फिशरमैन्स और ये सारी चीजें जो प्लांटेशन वाला चीजें हैं ज्यादा है, ये लोग जो है, इन लोग के पास पैसों की कमी रहती है, थोड़ा सा बैकवर्ड क्लास के रहते हैं, तो आप उनके लिए कोई पॉलिसी से बेनिफिट्स लाओ। हाँ तो ये सारा क्योंकि आप वहां पे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट में नहीं हो तो आप ऑफर दे सकते हो, प्रपोजल कि भाई हाँ, अगर हमको चुनोगे तो तुमको ये देंगे। और दूसरा वहां पर एक है ओबीसी हिंदू है बहुत, इजावास करके कुछ करके केरला में वहां पर है, तो वो बीजेपी की तरफ जो है काफी अट्रैक्ट रहता है देने के लिए, क्योंकि वो हिंदू वाला एक सीन बन जाता है। लेकिन फिर वही वाला मुद्दा आ जाता है सोशल और कास्ट वाला, कि भाई उनको वोट से पहले गरीब को खाना और ये सारा चीजें देखना जरूरी बेसिक रहता है, बेसिक। अगर आपको ये लग रहा है कि एग्जिस्टिंग जो वहां पे बेनिफिट्स हैं वो अच्छे हैं जिसकी वजह से लोग आपके साथ डायरेक्टली ना जुड़े, तो आप उन बेनिफिट्स को इंक्रीज करने का ऑफर दो। जॉब इंक्रीज कर हाँ, सकते हो आप वहां पर। कि आप जैसे अपना जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनसे आप अपना अपना इन्फ्लुएंस यूज करके आप वहां पे सेटअप कराओ, उनको बोलो कि हम प्रेफरेंस देंगे। वहाँ जो कम्युनल पोलराइजेशन चल रहा है उसको आप कैसे वीक करोगे? उसको
इनफैक्ट उसको वीक करने की भाई तभी तो जरूरत आप आगे अंदर पेनिट्रेट करोगे, पर उसको जो वहां पे चल रहा है इन लोगों ने फैला रखा है अपने नैरेटिव, उसको वीक कैसे करोगे भाई? हाँ आप डेवलपमेंट के थ्रू ही करोगे। कम्युनल में क्या डेवलपमेंट तो के नाम पे तो कोई चीज हो नहीं रही है नहीं वहां तो पे। आप दोनों चीजें लेके जा रहे हो, वही हम कह रहे हैं कि आप उसको आइसोलेट करके नहीं या ब्लैक एंड व्हाइट में मत देखो। ब्लैक एंड व्हाइट आइसोलेट करने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आप पैरेलली करो, लेकिन आप इन मुद्दों को वहां पर फोकस करो, हाईलाइट करो कि कैसे करोगे। भाई वो लोग हावी है ना कम्युनल वाले, वहां पर पोलराइजेशन जो केरला में है सबसे ज्यादा है ना, तो आप उसको वीक करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, उसे पेनिट्रेट करोगे तभी तो नहीं परफॉर्म आपका तो दिखेगा तो परफॉर्मेंस। वो पोलराइजेशन आपको इस तरीके से लेकर आना है कि मतलब वो एक्चुअल में रियल सेंस में दो पार्ट में डिवाइड हो, कि एक मुस्लिम से एक नॉन मुस्लिम। मुस्लिम वाला तो भूल जाओ, वो तो आप इनको नहीं, कर भी लेंगे तब भी जब नहीं जब ये मिलेगा। उसको वो चीज कर लेंगे कि एक मुस्लिम एक पूरा नॉन मुस्लिम, तब आपके लिए थोड़ा इजी होगा। अगर जब तक आप उस मोड में नहीं आ रहे हो कि जो भी मतलब मुस्लिम पार्टी को वोट देना जो नहीं चाह रहा है, वो अगर उसके पास और कोई तीसरा ऑप्शन है तो वो उधर चला जाएगा। जैसे वो अभी आप अभी की डेट में वो कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे रहा है हिंदू वहां का। तो वो सोशल मुद्दे आप उनके जैसे वो जो है उनको हाँ तो हाईलाइट करते हैं तो उसे आप करो। आप रिलीजन कल्चर जो वहां पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हाँ उनको एड्रेस करने के लिए या कल्चर से जुड़ने के लिए ये सारी चीजें, प्लस लोकल आप फेस लेकर आओ, जो वहां के एग्जिस्टिंग लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं का कोई बेनिफिट नहीं किया है, इनफैक्ट उनको नुकसान पहुंचाया है हर तरीके से, आप उसको एक्सपोज करो, लोगों को पिनलाइज कराओ जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो भी किसी भी तरीके का अत्याचार कर रहा है हिंदुओं के ऊपर, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो या और जो कम्युनल जो वायलेंस रहते हैं, वो सारा चीज पे आप इन्वेस्टिगेशन कराओ पूरा प्रॉपर तरीके से अपनी एजेंसी यूज करके, केस चलाओ। और अगर आपको लग रहा है कि एग्जिस्टिंग लॉज उसके लिए इनफ सफिशिएंट नहीं है कि आप प्रॉपर तरीके से जस्टिस दे पाओ लोगों, तो आप नए लॉज लेकर आओ। ये तो आपके हक में है ना, आप कर सकते हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे। ये सारी चीजें करके जब लोगों को लगेगा हाँ भाई ये ऐसी पार्टी है जो हमारे लिए कर रही है, हमको पहले से ज्यादा अच्छे बेनिफिट दे रही है, प्लस जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स थी उसको एड्रेस कर रही है, तो वो क्यों नहीं जुड़ेंगे आपके साथ। प्लस आपका, अगर आप खुद ही कह रहे हो कि आरएसएस का अच्छा खासा नेटवर्क है, आप उसको भी यूटिलाइज करो कि हाँ भाई ठीक है, वो जैसे आप मान लीजिए आरएसएस वाले खुद पॉलिटिकली कुछ नहीं करेंगे अपनी तरफ से, तो आपकी बीजेपी का कैडर जो भी आपका है, जो आपके कार्यकर्ता, उनको बोलो कि भैया तुम जाओ शाखा में जाके ज्वाइन करो, उनके साथ अलाइन करके जहां कहीं भी जरूरत पड़ रही है आप अपना जाके काम करो। और प्लस आरएसएस वाले अपना नहीं करेंगे, लेकिन आप जब वहां पे हेल्प कर रहे हो तो आप अपना तो पब्लिक का बीजेपी का प्रमोशन कर सकते हो ना। नहीं, बीजेपी के प्रमोशन आप कैसे करोगे भाई? आपको काम करना पड़ेगा ना, खाली या आप प्रमोशन। जैसे कि मान ली कि आपने आइडेंटिफाई, एक ऐसी एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे कोई आप आइडेंटिफाई कर लो कि जो हिंदुओं का बहुत ही गरीब इलाका हो कोई, हाँ भाई जहाँ पे मैंने किसी बताया तरीके कोई ओबीसी। कोई बेनिफिट नहीं है, मान ली कि या बहुत ही पुअर है, वहां पे किसी तरीके की कोई अच्छी चीज नहीं है, आप वो पूरा पूरा इलाका गोद ले लो कि भाई यहाँ पे हम सारा चीजें अच्छा करके देंगे। वही मैं बताया ना, वो उनकी जो वहां पर एक कास्ट है ना इजावा, जो ओबीसी हिंदू है, वो पूरी बैकवर्ड वैसे ही बिल्कुल हाँ तो गरीब टाइप उसको की, तो उसको उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम करो ना, कि जैसे मान लो कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है या और भी जो स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आप उसको जाके बेनिफिट दो डायरेक्ट ना, क्यों नहीं दे पा रहे हो ये सब चीजें। और फिर वही होगा कि इलेक्शन के समय आप एक्टिव हो जाओगे, तब आप सोचोगे 6 महीने में सब कुछ कवर कर लें। भाई बंगाल में देखो भाई, कम्युनल से वहां पर इनका टीएमसी आई ना, तो 50 साल कितने साल तक की वहां पे हाँ पार्टी थी। उसने वही चीज किया कि भाई दो तरीके होते हैं एग्जिस्टिंग सेटअप से को काउंटर करने के लिए, आपके पास दो तरीके, या तो आप जो चल रहा है आप उससे 2 स्टेप आगे बढ़ के वो चीज कर दो, और या तो उसका एकदम अपोजिट करके इसको तहस नहस कर दो। भाई तरीके तो होते ही हैं, तभी तो दूसरी पार्टी आती है पावर में, बीजेपी आई ना कांग्रेस के बाद सेंट्रल में। हाँ अब देखिए, अब तो जैसे भाई ठीक है कि अब ये कहो इजी था, इजी था, इजी तो कोई चीज नहीं रही होगी। इजी कोई चीज नहीं होती, सबसे बड़ा जो आपके साथ रिस्क वो ये है कि आपके भाई पास चेंज टाइम नहीं है इतना ज्यादा। चेंज की तो हमेशा गुंजाइश रहती है, बस बात यही है कि टाइमिंग आपको उस तरीके कैसे यूटिलाइज करनी है और कैसे स्ट्रेटेजीज आपको वहां पर देखिए मुझे बनानी है। मुझे एक ये लगता है कि बीजेपी के अंदर बहुत बड़ी कमी है कि नैरेटिव बिल्डअप के मामले में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि जैसे अब इनके खिलाफ कोई भी नैरेटिव जो है गढ़ देगा, लेकिन उस चीज पे ये एक्शन तो बहुत नहीं लेंगे, और लेंगे तो बहुत देर हो चुकी होती है हाँ उसमें। तो उसका नुकसान फिर आपको ही होगा ना पॉलिटिकली, और जब नुकसान आपका होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपके ऊपर नुकसान हो रहा है, इसका खामियाजा एक्चुअल में हिंदुओं को सहना पड़ता है। अगर आप कमजोर होगे,
वो ठीक है, आप हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट भाई टॉपिक। मार काट के लोगों को और जो है वोटिंग करवाना, आगजनी कराना, ये सारी चीजें अगर लोग दहशत में आएंगे तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है भाई? दो इनको। आप कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे उनके लिए। तो उन सारी चीजों मुद्दों को भाई, अगर मानो वायलेंस हो रहा है हिंदू के अगेंस्ट है, बंगाल में तो हो रहा है, लेकिन अभी बंगाल की बात नहीं करें, हम केरला में भी हो रहा है। होता और ही है। जो है लोग जबरदस्ती या जबरन जो है वोट दे रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं कि भैया हमें सरवाइव करना है, यहाँ पर इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के पास रहना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तब वो जाकर क्या करता है आदमी, लेकिन उस दहशत से हटाना, लोगों के दिलों से हटाना, इस भाई वही तो आपका काम है। आप चाहो तो करो, नहीं चाहो तो फिर पड़ा रहने दो ऐसे तो ही। फिर हो सकता हो कि कहीं ना कहीं यही बात आती है कि आपकी इंटेंट उतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि आप अपने पूरा 100 या बल्कि कहें तो 200% एफर्ट डाल रहे हो। उस चीज में एकदम बड़ा गैप नहीं लगता है मुझे। डालेंगे, लेकिन जब लेट हो चुका होगा, लेकिन वही टाइम पास करने से कोई फायदा तो नहीं है तब ना। तक कितना नुकसान हो जाएगा, कितने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, कितने लोग के ऊपर कितना अत्याचार हो जाएगा। ये कन्वर्जन वाला चीज देखो, योगी ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया ना, यूपी में चला तो था, बाकी वापस कई सारे मुस्लिम्स और इनको क्रिश्चियंस को हिंदू में भाई आप घर वापसी वाला चीज जो हाँ, तो थी। वो सारी चीजें हो सकती है। और एक मुझे ये भी लगता है कि ये एक्सक्यूज के पीछे अगर ये छुपने की कोशिश करते कि नहीं भाई ऐसा भी रूल नहीं है या हम ऐसा कर नहीं सकते, कोर्ट के थ्रू होगा बहुत सारी मैटर्स में, भाई तो कोर्ट के ये थ्रू सब देखिए होगा। ऐसे बहानेबाजी होती है। भाई अगर क्या, आप करना हाँ चाहेंगे तो आप कर भाई सकते हैं। ठीक है, आप यूएस और चाइना जैसे इकोनॉमिक स्ट्रांग नहीं हो और आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है एज ए सेंट्रल इंडिया को, भाई ये कोई बात छिपी नहीं है। क्या ट्रम्प जैसे बिल्कुल जो है डेयरिंग स्टेप्स ले लो, लेकिन आप जहां पर अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए भाई, एक भाई कन्वर्जन हो गया भाई, जैसे आपने टेररिस्ट वाला किया, तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। तो अगर इन पे भी अगर आप स्टेप लेना धीरे धीरे शुरू करोगे, तो ये कोई एग्रेसिव स्टेप नहीं हुआ इसमें, तो मैं भी, और भाई टेम्पल वाली चीज है, जो दो बहुत बड़े मुद्दे। अब जैसे ये आपका सीए हो गया और एनआरसी हो गया, इन दोनों को भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो केरला में भी और तमिल में भी, तमिलनाडु में भी। भाई सिर्फ केरला और तमिलनाडु की बात नहीं, तो पैन इंडिया लेवल पे होना चाहिए। अब तक पता नहीं क्यों चल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो बात वही आती है कि आपकी विल पावर इंटेंट वाली चीज, आपको 370 हटाना था, आपने हटा लिया। आपने तब ना अमेरिका की परवाह करी, ना गल्फ कंट्री की परवाह करी, और ना आपने इंडियन मुस्लिम की परवाह करी। हम्म। सब कर लिया आपने। तो दो तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर देना चाहिए। उसमें मेरे ख्याल से ये नहीं सोचना है कि हम ये सारे स्टेप कैसे, क्योंकि इससे कोई, मुझे लगता है नहीं वॉयलेंस क्रिएट होगा तो या कोई डिफिकल्टी क्रिएट होगा होगी। भी तो आप नहीं तो उसको कर, रोकने के लिए आप प्रिपरेशन करो ना। ये थोड़ी हाँ ना कि वायलेंस हो जाए तो आप कोई स्टेप ही नहीं लोगे। ऑब्वियसली ये तो बात सही है भाई, हमारे अगर जो नेशन के लिए अच्छा है, कंट्री के अच्छा है, तो वो तो आप स्टेप्स, इसीलिए प्रधानमंत्री बने हो, इसीलिए जनता ने आपको दिया है वो सारा, उम्मीद भाई करके योगी जी वोट हैं, मान ली आपको। कि जो भी चीज यूपी में चीजें कंट्रोल करी जा रही थी, योगी जी ने सारा प्रिपरेशन कर रखी है ना, कि अगर कुछ हो भी जाता है मैटर तो वो उसको तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं, वो योगी जी पब्लिक कर भी लेते हैं, और समझती मैं है। यहाँ पर ये बात तो बहुत समझ रही हूँ कि ठीक है वो स्टेट लेवल पे है और ये इंडिया लेवल पे एक पीएम के दौर पे है, तो थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट एग्रेसिव वे में नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि भाई आप स्टेप वाइज काम ना करके दो तीन चीजें हैं जो आपके अंडर में, और उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं नहीं। देख, जैसे एक एक टैक्स, एक मंदिर, ये भी चीज होता है कि मंदिर देखिए फ्री कुछ टैक्स वाला है, दो तीन कुछ चीजें। चीजें आपको ओपनली करके दिखानी होती है, कुछ चीजें आपको बिना दिखाए करनी होती है। जैसे मंदिर वाला है, मानिए टैक्स वाला, हम्म। ये आपको दिखा के करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है कि अगर यार टेम्पल्स फ्री हो रहे हैं टैक्स, भाई मुस्लिमों के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उस चीज का। हाँ और कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो आपको बिना दिखाए करनी होती है, कि अब जैसे मान लीजिए लव जिहाद अलग के पीछे आप जो भी ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, कि लोग चाहे आप रोकथाम कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उनको आप पकड़ के पिनलाइज करा रहे हो, ये सारी चीजें, या गवर्नमेंट के थ्रू कोई चीज इन्फोर्स करा के, या कोर्ट के थ्रू इनडायरेक्टली, कि भाई उसमें तो कोर्ट ने बहुत कोई इजी और, है, आप अगर आपने मान ली कि कोई सेंटर से लॉ पास कर दो, बहुत लॉ इजी है। पास कर दो, और एकदम सबसे महंगे से महंगे जो काबिल वकील है आपके पास, खुद की अपनी फौज है, अगर आपको उसमें कोई कमी लग रही तो आप बाहर से हायर करो, मतलब बाहर से मतलब कि जो आपसे जुड़े हुए नहीं डायरेक्ट, उनको आप खड़ा करके अपने फेवर में सारी चीजें कराओ। कैसे नहीं। बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मजबूत पकड़ बनाने की, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको उसे मॉडिफाई करना है। एक तो रीजनल पार्टी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसके लिए एक अहम मुद्दा है, जिसे उसे सुधारने की और इनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाने की बहुत जरूरत है। सारे लोकल मुद्दों को हाईलाइट करना, हिंदू के प्रति काम करना, जैसे टैक्स फ्री टेम्पल
या लव जिहाद जैसी समस्याओं को दूर करना अब बहुत जरूरी हो गया है, तभी बीजेपी शायद इन स्टेट्स में अपनी पकड़ मजबूत बना पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार।